तो क्या सर जैसा आपने पहले कैलकुलेट किया था कि भैया डालो तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, या सर जैसे कि चांदी 4,20,000 पहुंच के अब 2 लाख के नीचे या 2 लाख के आसपास आ गई, 2.25 लाख के, आम आदमी के लिए बता रहा हूं सर। और सोना जो है दे- वो भी सर कम हो गया है। देखिए, चांदी और सोना अभी तो ऑलमोस्ट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जिन कारणों से सोना ऊपर जा रहा है उसी के साथ साथ चांदी चल रही है, उन्हीं कारणों से चांदी ऊपर जाती है और फिर जब नीचे आता है तो वो भी नीचे आ रही है। परंतु कालांतर में अगर वैश्विक मंदी आती है, संजीव इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर वैश्विक मंदी आती है, जिसकी मैंने पहले आपके एक पॉडकास्ट में मैंने हाँ एक फियर जताया था, आपको याद होगा, मैंने जी। बल्कि और वो मंदी, बल्कि आप कहें तो पहले तो मुझे दूर कहीं दस्तक सुनाई दे रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है दरवाजे पे खड़े होकर घंटी बजा रही है। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, क्योंकि चांदी का 55% प्रयोग इंडस्ट्रियल है। डेटा इक्विपमेंट, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब में तो इनकी मांग कम होने से, इन चीजों की मांग कम होने से चांदी थोड़ा सा पीछे छूट सकती है सोने के मुकाबले। अब ये छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि छूटेगी, क्योंकि चांदी को बड़ी मात्रा में चाइना वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर वो डिमांड बनी रही तो चांदी अभी भी चलेगी। बाकी फिलहाल चांदी सोना एक जैसा चल रहा है। जहां तक चांदी सोने की निवेश की प्रोपोर्शन की बात है, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे लगता है कि आपको करीब 60-70% अपना निवेश सोने में रखना चाहिए, जितना आपका दोनों का पैकेट की बात कर रहा हूं। और करीब आप 30-40% के करीब चांदी में रख सकते हैं, परंतु सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिए, ये एक मात्र एनालिसिस है। सर हो सकता है ये मेरा सवाल गलत हो, लेकिन जहन में आ रहा है तो सवाल आपसे करना है, आप ही जवाब दे सकते हैं कि अभी ये सोने का जो डाउन है और चांदी का क्या और कुछ लग रहा है अभी, वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, हालांकि ये सवाल हो सकता है सर बेहद गलत हो। नहीं नहीं, सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपके, ये लाखों करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, क्या होता है कि जब न्यूज फ्लो पे आधारित, संजीव, कोई एसेट क्लास चल रही होती है, खबरों पर आधारित या कुछ डेवलपमेंट्स पे, इवेंट्स पर आधारित, तो उसको तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। ये तो आप भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न्यूज को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन काम है। क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है, शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला या बात बिगड़ गई यहां से, और बिगड़ के ये नौबत आ गई कि एनर्जी एसेट्स पे हमला होना शुरू हो गया, तो क्रूड ऑयल और बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल और बढ़ेगा तो सोना और नीचे आ सकता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है यहां से बात सुलझ जाए, हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, तो जो मैं सलाह देता हूं वो दोनों दोनों उसमें काम करती है, कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, अब क्योंकि आप एक साथ डालेंगे, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं सोना करीब $4300 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक साथ डालेंगे तो आपका सारा इस लेवल पे आ जाएगा। परंतु अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर पाएंगे, यानी थोड़ा अभी, थोड़ा एक हफ्ते बाद, फिर थोड़ा 10 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। इसको हम एसआईपी फॉर्मेट कहते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा जवाब, संजीव, ये है कि जो भी निवेश करना चाहता है वैसे अपने सलाहकार से पूछ कर करे, और अगर कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पे जाए, हो सकता है और नीचे जाए अगर ये बात बिगड़ गई तो। सर सुनार भी बहुत खुश है, सर्राफा बाजार बहुत खुश है, वो जो मुझे और आपको दुकानों पे बैठ के इलाकों में सोना चांदी दे रहा है। मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, आम सोनार की बात कर रहा हूँ, सर्राफ की, जो कभी 5 तोला बेचारा पूरे दिन में बेच देता है, कभी 10 तोला। तो सर जो खरीदार है वो तो खुश होना लाजमी है कि जिसने 4,20,000 चांदी देखी हो किलो की, वो अब 2 लाख के आसपास आ गई है, उसके लिए तो लग रहा है भैया 2,20,000 कम हो गया। लेकिन सर सुनार भी खुश है, क्या इसलिए कि उसको ग्राहक जो है डेली का रूटीन का, जिससे उसकी रोजी रोटी सुबह से शाम की चलती पर डे की दिनचर्या, वो सर पटरी पे आ गई है, या वो भी इस मौके को, इस आपदा को अवसर में बदलना चाहता कि जल्दी जल्दी ग्राहक आए, जितना लेना ले, कल के मार्केट का नहीं पता क्या हो। नहीं, देखिए, ग्राहकों के मन में भी, संजीव, यही बात है जो आपके मन में है, जो आपने बोली अभी। ग्राहकों को भी लग रहा है शायद और सस्ता हो जाए। और परंतु ये, जैसे किसी के घर शादी ब्याह है, अब मान लीजिए किसी की शादी है अप्रैल में या मई में, और वो लेने का बना रहा था, तो इस टाइम अच्छी कीमत है, उस समय जाके ले सकता है। मुझे नहीं लगता जिसको शादी ब्याह के लिए या किसी फंक्शन के लिए लेना है वो ज्यादा दिन तक इंतजार कर पाएगा। तो उसको तो अपने जो गहने वगैरह बनवाने हैं वो जाके बनवाएगा। परंतु जो निवेशक है उसके लिए मैं फिर वही है कि एसआईपी माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लेते रहिए।
उससे आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, फिर थोड़ा सस्ता मिले, कुछ इस लेवल पे मिले, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सर इसकी कुछ परछाइयां तो नजर आने लगी हैं कि बहुत भारी हैं, कलरफुल हैं, डार्क हैं, जो जंग चल रही है। सर जंग रुकने के बाद के इफेक्ट्स क्या होंगे आर्थिक रूप से, मैं जानना चाहता हूं दुनिया पे। ईरान इजराइल की छोड़ दीजिए, वो सर मास्टर हैं जंग के। ट्रम्प कुछ नहीं करते हैं, आपने कहा। वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ट्रम्प झूठे हैं, मक्कार हैं। और एक सवाल ये है कि सर इस युद्ध के रुकने के बाद क्या होगा दुनिया में आर्थिक रूप से। दूसरा सवाल सर, चीन भी कहीं कहीं अब बीच में इसमें आ रहा है तेल को लेके। दो सवाल हैं सर, इसके साथ हम लोग अपनी बातचीत को विराम देंगे। देखिए, मैं ट्रम्प साहब को झूठे मक्कार मैं नहीं कह रहा। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 30,573 झूठ उन्होंने बोले। ये मैंने आपको सिर्फ उस आर्टिकल का हवाला दिया। देखिए, युद्ध जब भी होता है संजीव, तो जब युद्ध समाप्त होने के बाद आकलन किया जाता है कि क्या खोया। पाया तो होता नहीं, उसमें खोया ही खोया होता है। तो मुझे लग रहा है जब युद्ध शांत हो जाएगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है ईरान में, मुझे लगता है वो कई बिलियन डॉलर का है। उसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद खाड़ी देशों में जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इन देशों में ओमान है, कुवैत है, ये देश, इन देशों में जो नुकसान हुआ है, कहीं से पूरी खबर आ रही थी, कहीं से पूरी खबर नहीं आ रही थी, कुछ छुपाई जा रही थी, कुछ बताई जा रही थी, कुछ पे सजा दी जा रही थी फिल्म बनाने पे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें सब सामने निकल के आएंगी कि हमने इतना खोया। पर ये सच है कि इसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है, संजीव, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, तो वो अमेरिका और इसराइल ने खोया है। ईरान को तो, ईरान की तो देखिए टॉप के 40-50 लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो और उनका स्कूल, अस्पताल, गवर्नमेंट बिल्डिंग ज्यादातर सब ध्वस्त हो चुका है। तो दे हैव नथिंग टू लूज। पर जो जिन लोगों ने युद्ध आरंभ किया था, अमेरिका और इसराइल ने, मुझे लगता है उनके यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसराइल में बहुत डैमेज हो चुकी है। भारतीय न्यूज चैनल्स के बहुत सारे पत्रकार इसराइल में गए हुए थे। उन्होंने आंखों देखी बताई है कि वहां पर किस कदर लोग भय में रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, और किस प्रकार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। अमेरिका का नुकसान आर्थिक हुआ है। अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन एम्बेसीज, अमेरिकन कंपनीज का जो नुकसान खाड़ी क्षेत्र में हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। पर अमेरिका का अपने घर में आर्थिक नुकसान आपको देखने को मिलेगा, जब वहां महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। एक खबर अभी और मुझे पता लगी है जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली है, कि कल ट्रंप साहब के बयान से पहले एक लॉबी थी जिसने क्रूड ऑयल में भारी मात्रा में फ्यूचर्स खरीदे, क्यों जैसे ही उसको बेचे। यानी कि आप शॉर्ट सेलिंग जब करते हैं, क्योंकि आप जब प्राइस गिरने का इंतजार करते हैं तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। करीब $500 million के फ्यूचर सेल किए गए ट्रंप साहब की स्टेटमेंट से थोड़ा ही पहले। तो अब ये क्या, जैसे ही ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी, क्रूड $114 से गिर के $103 तक आ गया। तो अब ट्रंप साहब की स्टेटमेंट के मायने क्या है, क्या नहीं है, ये लोग खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर इसके पीछे क्या सारा खेल चल रहा है, इस युद्ध के पीछे कोई मुनाफे का खेल चल रहा है या कोई प्रॉफिट मेकिंग का इस युद्ध में खेल चल रहा है, ये तो समय बताएगा। आम निवेशक, आम लोग इन इन बड़े बड़े तथ्यों के अंदर फंस जाते हैं, पिस जाते हैं। और ये बड़ी ही शर्म की बात है। अगर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत शर्म की बात है कि युद्ध की परिस्थिति में हो सकता है किसी लॉबी ने मुनाफा कमाने की कोशिश करी हो। तो ये इसकी इसकी कड़वी सच्चाई है। इस युद्ध के पीछे कई ऐसे खेल होते हैं संजीव, जो हमको और आपको उतनी आसानी से दिखाई नहीं देते, पर बाद में निकल कर आते हैं। तो बाद का इफेक्ट मैंने आपको एक और एस्पेक्ट बताया। सर चीन बीच में 2 दिन से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल को लेके। बिल्कुल। चीन के पास जो रिजर्व्स हैं संजीव, वो बहुत भारी मात्रा में है। भारत से और बहुत सारे देशों से बहुत भारी मात्रा में रिजर्व है। और चीन ये चाहता था कि इस क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग युआन में हो। ईरान ने बीच में कहा भी था कि अगर आप युआन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। चीन पीछे से ऐसा लग रहा है कि कुछ धागे उसके हाथ में है, जिनको वो कठपुतली की तरह, कठपुतली चलाने वाले की तरह खींचता रहता है। उसका ऑयल पे बहुत निर्भर है चीन। ये भी भारत की तरह चीन भी बहुत हद तक निर्भर है ऑयल इंपोर्ट पर। पर यह सच है कि चीन पर क्या असर इसका आर्थिक तौर पर होगा, ये पकड़ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि चीन बहुत ओपेक है। वहां से खबरें आना, वहां पर मीडिया का एक्सेस होना, वहां पर किसी पत्रकार का जाना, ये बिल्कुल लगभग असंभव होता है। चीन अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए जो बयान सामने आएंगे संजीव, उसी पे हमें हमें विश्वास करना पड़ेगा। पर यह सच है कि चीन का इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में उसकी सहायता है, जो कि सामने भले ही ना निकल के आ रही हो, पर कुछ ना कुछ वो पीछे रोल प्ले कर रहा है, जो शायद हमें
बाद में पता लग सके युद्ध समाप्त होने के बाद। सर, बातचीत का एक अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा था, उसी से सवाल निकला है कि अमेरिका लोन ऋण लेने के लिए भाग रहा है चारों तरफ, कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमें इतना इतना बिलियन डॉलर्स चाहिए और आप हमें दीजिए। सर, अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए, जंग के लिए लोन लेने भाग रहा है, और जब पाकिस्तान भिड़ता है, नहीं पाकिस्तान की कहीं जंग होती है, तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ कटोरा लेके भागता है भीख मांगने कि आप हमें लोन दीजिए, विश्व बैंक की तरफ भागता है। सर, क्या ये मतलब एक छोटे से पाकिस्तान जिसकी कोई हैसियत नहीं अमेरिका के सामने, जो अमेरिका की रोटियों पे पल रहा है, वो अमेरिका अब खुद लोन लेके लड़ रहा है? नहीं, अमेरिका लोन लेने नहीं भाग रहा। आप मेरे ख्याल कहीं कम्युनिकेशन में रहा। सर, मैं अमेरिका समझना को चाहता हूं। लोन के लिए जब जब फंड्स चाहिए होते हैं, तो उनको वहां की जो सेनेट होती है, जो वहां की संसद है, उसका अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे भारत में भी अगर आपको एडिशनल फंड्स चाहिए बजट के अलावा, तो आपको फिर संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इसी प्रकार सेनेट से उन्होंने मंजूरी मांगी कि हमें 200 बिलियन डॉलर, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसमें जितने फंड्स थे वो शायद कम पड़ रहे होंगे, तो उन्होंने फिर सेनेट से फंड्स मांगे। उसके लिए वोटिंग होती है, बाकायदा अप्रूव करा जाता है। आपको याद होगा अमेरिका में शटडाउन वगैरह हुआ था, उनको उनको फंड सैंक्शन कराने पड़ते हैं। तो अमेरिका लोन लेने नहीं, लोन तो अमेरिका पे चल ही रहा है, 39 ट्रिलियन डॉलर कर्ज तो ओवरऑल चल रहा है। पर वो सेनेट से इसको लेने के लिए भाग रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लेता है। ये बात सच है कि आईएमएफ में 17% हिस्सा जो है अमेरिका का है। तो इनडायरेक्टली आप अमेरिका से ही मांगते हैं, अमेरिका का जो योगदान हो। पर आगे मुझे लग रहा है ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका इन वैश्विक संस्थाओं को अब अपना कंट्रीब्यूशन ट्रम्प साहब बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं चलेंगी, ये तो समय बताएगा आगे। पर फिलहाल 200 बिलियन डॉलर का सेनेट से उन्होंने सैंक्शन मांगा है। लोन नहीं, ये सेनेट से सैंक्शन होता है जी। शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद स्टेट पर हिंदी के लिए, थैंक संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।